तो कलर थ्योरी के ऊपर भी हम फिर से आएंगे। इसी टाइप की स्केचिंग मैं यहाँ पे अभी करने वाली हूँ। ये सारे मास्टर वर्क है जॉन सिंगर सार्जेंट, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। कंपैरेटिवली लेंथ वाइज बड़ा है या विड्थ में बड़ा है ना। ये सारी चीज़ों को देख लेना है, पहले लुमिस सेट को सेट कर लेना है इसी में, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो जब हम पहले से सारा काम हमने किया कर रखा होता है तो ज़्यादा ईजी होता है। तो प्रोपोर्शंस की मार्किंग थी ऑलमोस्ट डन है। अब थोड़ा सा मैं वैल्यूज़ के ऊपर हल्का सा डिटेलिंग ऐड करा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको करना है फोकस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो बीच में बहुत ब्रेक हो गया और बीच में फेस्टिवल्स, फिर विंटर, फिर घर जाना और बहुत सारी चीज़ें हो गई। थोड़े कमीशन वर्क भी थे, उनको कंप्लीट करते करते 2-3 महीने निकल गए। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट कोशिश मेरी यही रहेगी आगे कि अब मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो लास्ट में हमने बात करी थी कलर थ्योरी के ऊपर। तो कलर थ्योरी के ऊपर भी हम फिर से आएंगे, बट मैंने सोचा कि चलो आज बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ तो एक बेसिक स्केचिंग की हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस नए साल में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी इस नए साल में मैं सोच रही हूँ कि फिर से रैपिड स्केचिंग स्टार्ट करूँ। तो जैसा कि हमने सितंबर अक्टूबर के टाइम पे एक रैपिड स्केचिंग का सेशन किया था, 30 डेज रैपिड स्केचिंग चैलेंज, तो उसी तरीके से मैं फिर से सोच रही हूँ कि स्टार्ट करूँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आज ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आज हम यहाँ पे पहले मैंने 2-3 वर्क किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो हम स्केचिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एकदम सिंप्लीफिकेशन तो हमने कर ही रखा है पहले से। तो अभी स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा पोर्ट्रेट से स्टार्ट किया मैंने, और स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा मतलब 15-20 मिनट वाली जो स्केचिंग होती है उसको करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अभी इसी को ध्यान में रखते हुए इसी टाइप की स्केचिंग मैं यहाँ पे अभी करने वाली हूँ। ये सारे मास्टर वर्क है जॉन सिंगर सार्जेंट, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये मास्टर आर्टिस्ट हैं, मतलब थे, बट इनका वर्क बहुत ज़्यादा मैं ये करती हूँ, मतलब बहुत इनको मैं फॉलो करती हूँ। और खैर वो तो सारे आर्टिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कुछ वर्क्स इनके मैंने किए हैं। तो अभी मैं उसी को ध्यान में रखते हुए, इन सारे वर्क को ध्यान में रखते हुए अभी मैं स्केचिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इस वीडियो में इस पोर्ट्रेट के ऊपर काम करूँगी। ये भी इनका ही वर्क है, जॉन सिंगर सार्जेंट सर का ही वर्क है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, और ये जो मेरा स्केच बुक है ये सिंपल 140 GSM का स्केच बुक है, कहीं से भी आप ले सकते हो और नॉर्मल वाले पे भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पोर्ट्रेट की जो बेसिक पोर्ट्रेट स्टार्ट करने का जो तरीका है, जो हमने सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज के समय भी किया था या फिर उसके पहले भी जो स्केचिंग करी थी हमने, उस पर कर रखा है और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी अपलोड कर रखे हैं मैंने लुमिस हेड के बारे में। ठीक है, तो लुमिस हेड के थ्रू ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ज़्यादा लुमिस हेड के ऊपर भी एकदम से प्रॉपर लुमिस हेड को ड्रॉ करके उसके ऊपर भी ठाना नहीं है। स्टार्ट करते हैं ये वर्क हम इसकी रैपिड स्केचिंग करने वाले। रैपिड तो क्या ही, बट हाँ 30-40 मिनट लगा के इसकी स्केचिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि लुमिस हेड को ध्यान में रख के और सारी चीज़ों को पहले देख लेना होता है कि क्या हेयर लाइन, आईब्रो लाइन और नोज़ लाइन, चिन लाइन, इन सब के बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑलमोस्ट इक्वल है या बड़ा है। फेस कंपैरेटिवली लेंथ वाइज बड़ा है या विड्थ में बड़ा है ना। ये सारी चीज़ों को देख लेना है, पहले लुमिस सेट को सेट कर लेना है इसी में, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो जब हम पहले से सारा काम हमने किया कर रखा होता है तो ज़्यादा ईजी होता है इस तरीके की रैपिड स्केचिंग करना। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है तो उसके ऊपर भी हम सेशन ले सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना, तो ही मैं लूँगी। ठीक है, 30 डेज़ की रैपिड स्केचिंग जो मैंने करा था उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बहुत काम किया था। तो अगर आपने करना है तो फिर से हम स्केचिंग के चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाला जो पॉइंट है ऑलमोस्ट देखो नोज के ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है ना, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने, और यहाँ से जो कट आ रहा है ये नोज़ के पास से आ रहा है। सपोज़ यहाँ तक का नोज़ हमारा, नोज़ लाइन हमारी यहाँ पे आ रही है, तो हमारा जो चिन का जो कट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे हमारा 3/4 में
थोड़ा सा थोड़ा सा ही कम होगा। अगर इस डिस्टेंस को देखें और इस डिस्टेंस को देखें तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा ही कम है ना। तो उसी को ध्यान में रख के, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि एकदम फिंगर से ऐसे करके मेज़र कर रहे हैं। रैपिड स्केचिंग करते वक्त इतना नहीं, मतलब आपका जो ब्रेन है वो इतना सोचने समझने की कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए। तभी हम सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज करते हैं, ताकि रैपिड स्केचिंग करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, एक एक मेज़र नहीं करना पड़े। आप ब्रेन से ही सारी चीज़ें, सारा मेज़र अपने आप ही ले पाओ, है ना। एक बार देखो और उसको ड्रॉ कर सको, ताकि हम इजीली फटाफट से सारी चीज़ों को कर पाएँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे रैपिड स्केचिंग, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसको प्रमोट करते हैं कि रैपिड स्केचिंग करो, रैपिड स्केचिंग करो। बट रैपिड स्केचिंग तब करो जब आपने पहले से बेसिक की स्टडी कर रखी हो, है ना। नहीं तो रैपिड स्केचिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बस देख देख के बिना समझे कुछ भी बना रहे हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है फिर उस चीज़ का, है ना। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन ना डालें, क्योंकि उससे हमारे वर्क थोड़े इमेच्योर से लगते हैं, है ना। बहुत सॉफ्टली चीज़ों को, क्योंकि और ये भी है कि अगर मान लो गड़बड़ी हो गई कहीं, तो उसको फिर चेक सही कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर वो लाइंस रिमूव नहीं होती है ना। और मैं अभी इससे काम कर रही हूँ, जो स्टेडलर की पेंसिल आती है, लूमो मार्स ग्राफ 6B है, तो इससे मैं कर रही हूँ, क्योंकि डार्क लाइन्स एक बार में बनती हैं अच्छी, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग करें आप, तो आप नॉर्मल पेंसिल से भी कर सकते हैं, जो 4B है, 4B की सफिशिएंट होता है, उससे कर सकते हैं। देख रहे हो सारी चीज़ों को बस मैं लाइंस में ही सिंप्लीफाई कर रही हूँ, कोई कर्व्स ऐड नहीं कर रही हूँ। डार्क लाइन इसलिए नहीं डालना होता है क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि फर्स्ट लाइन ही आपकी एकदम परफेक्ट हो, है ना। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है, और उसके ऊपर हम रीराइट कर, मतलब उसको करेक्शन करते ही हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए हम फिर सही जगह पे लाइंस डालते ही हैं। तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डार्क लाइंस नहीं डालनी है शुरू में, ठीक है। बेसिक हमारी जो प्रोपोर्शंस की मार्किंग थी ऑलमोस्ट डन है। अब थोड़ा सा मैं वैल्यूज़ के ऊपर देख रही हूँ, लाइट के डायरेक्शन को देखकर, जहाँ शैडो पार्ट है मुझे लग रहा था कि ये वाला पोर्शन थोड़ा वाइड हो रहा है कंपैरेटिवली इसके, जैसा इसमें रेफरेंस में है आप देख सकते हो। नीचे इतना ज़्यादा नैरो टाइप से नहीं है, मेरा थोड़ा सा नैरो बन रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि किसको कम किया जाए। इसको ही कम करना मुझे ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि इसको अगर मैं बढ़ाती तो शायद फिर लेंथ भी कम हो जाता, तो इस वजह से ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ। तो प्रोपोर्शंस को ही हम यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं, और जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको ही ध्यान में रख के हमें काम करना है, ठीक है। मतलब आप ये मत सोचना कि फेस मैच नहीं हो रहा, आपको फोकस करना है फंडामेंटल्स के ऊपर, ठीक है। तो वो अगर आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे तो अपने आप ही फेस मैच हो जाएगा फंडामेंटल्स के ऊपर, ठीक है।
अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो सही जा रहा है मुझे जहाँ तक लगता है रैपिड स्केचिंग के हिसाब से। और आइज़ की पोजीशनिंग के लिए ना सबसे ईजी तरीका होता है, कई बार ऐसा होता है कि आइज़ ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, ये जो बॉल्स है ना स्केचिंग करते वक्त, ठीक है, रैपिड स्केचिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी रूल्स एंड जो भी तरीका मैं अपना बता रही हूँ वो रैपिड स्केचिंग को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे ईजी तरीका है कि ये जो काला बॉल होता है ब्लैक उसको मैं यहाँ पे हल्का लाइट लाइट मार्क कर देती हूँ, तो उससे इसकी पोजिशनिंग पता चल जाती है आइज़ की कि हाँ आइज़ हमारा कहाँ बनेगा। और इसको रिमूव करना ईजी होता है, फटाक से आप जब लगे कि हाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको ईजिली आप वहाँ से चेंज करके कर सकते हो। लगे कि हाँ मेरा आइज़ का पोजीशन सही है तो फिर उसके बाद आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी लाइंस जो भी मैं डाल रही हूँ तो एकदम से ऐसा नहीं कि इस जैसे ऊपर का जो लाइन है इसको ऐसे करके डाल दिया, इसको ऐसे करके डाल दिया, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। कॉन्ट्रास्ट को ध्यान में रखते हुए चलना है, जहाँ पे यही तो हम सीखते हैं मास्टर वर्क को स्टडी जब हम करते हैं। तो उन्होंने किस तरीके से अपने सब्जेक्ट में सिंप्लीफाई किया है सब्जेक्ट को लाइंस और शेप्स के थ्रू, उसमें वैल्यूज़ को उन्होंने किस तरीके से, जो भी हमारा शेप बन रहा है उसको उन्होंने किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रखा है, यही चीज़ देखने समझने और सीखने वाली होती है। किस तरीके से एजेस के वेरिएशंस को उन्होंने ऐड किया है, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है वहाँ पे हार्ड एजेस को ऐड किया है, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम है वहाँ पे बिल्कुल सॉफ्टली एजेस को डिफ़ाइन किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे लाइट के डायरेक्शन की जब हम बात करें तो लाइट ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉर्म लाइट ही है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है और थोड़ा टॉप से भी है, तो इस वजह से ये वाला पोर्शन भी थोड़ा लाइट में ही आ रहा है। बट स्टिल अगर हम इसकी बात करें तो लेफ़्ट पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा इसका लाइट है और राइट पोर्शन थोड़ा सा डार्क है, तो इस वजह से मैंने ये ध्यान में रख के राइट पोर्शन को थोड़ा सा डार्क किया है। इतनी ठंड हो रही है ना, हाथ ही नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है। आई एम इन दिल्ली अभी राइट नाउ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है गाइस, क्या बताऊँ। थोड़ा सा कैरेक्टर को देने के लिए, कैरेक्टर को इसमें ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनके जो ड्रेस है उसमें हल्का सा डिटेलिंग ऐड करा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको करना है फोकस, हल्का सा रफली चीज़ों को। कहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे आप उसको लूज़ली छोड़ सकते हैं, कहाँ पे डार्क कर सकते हैं, मतलब यही चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। कहाँ पे किस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर लाइट फॉल हो रही है तो कहाँ पे डार्क आ रहा है, कहाँ पे लाइट आ रहा है।
थोड़ा सा फोरहेड दबा कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। यही है स्ट्रक्चर में, आपको थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ड्रॉ करते हैं तो बहुत बार ऐसा, मतलब हम तो रैपिड स्केचिंग कर रहे हैं ना, एक्यूरेट मेज़र तो हमने किया नहीं है, तो बहुत बार हो सकता है कि जो मेज़र है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अटकना नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हाई है, तो उसी तरीके से आपको भी जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हाई है वहाँ पे हाई रख के, जहाँ पे लो है बता को क्या
तो अब ये वर्क मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि अभी भी डिफरेंसेस तो काफ़ी हैं, बट यहाँ पे हमारा गोल डिफरेंसेस को कैप्चर करना नहीं था। यहाँ पे हमारा गोल मेजर जो मास्टर आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने वर्क को किस तरीके से सिम्प्लीफाई किया है लाइंस एंड शेप्स में, जिसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया है ना। बट फिर भी ये थोड़ा डिटेल में ही चला गया है। इसके बाद जो भी हम करेंगे वो और भी ज़्यादा रैपिड ही होना चाहिए, है ना। और भी ज़्यादा कम काम में हमें मतलब टाइम बाउंड करके हम कर सकते हैं। लाइक ये 45 मिनट तो चला ही गया था, तो इससे कम में भी हमें करना है। तो अगले की वीडियो में हम और देखेंगे। और लाइव आना है कि नहीं, आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वर्क लाइव में करूँ, लाइव में आप इसको देखना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल लाइव आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये वर्क आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अपना वर्क मुझे ज़रूर से भेजना, ठीक है। अपने वर्क को भेजने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर सकूं, और आप उस ग्रुप पे अपने सारे वर्क्स को डेली बेसिस पे जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।